हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से डीपीपी नंबर आज मैं आपसे 1 डिस्कस करने वाला हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस ब्लड और लिम्फ टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, समझना है और उसके राइट आंसर को कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जल्दी से जल्दी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आपको यह सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यानी कि सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है यानी कि गलत है। आपको चारों स्टेटमेंट में यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है और इसके अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D और किस ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट के रिगार्डिंगली ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन सही लिखा हुआ है, यह फाइनली आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो पहला स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% तक आप देखेंगे वाटर होता है, जबकि 6 to 8% जो है प्लाज्मा में वो प्रोटीन्स होते हैं। ये NCERT का स्टेटमेंट है और हमने ये भी पढ़ा हुआ कि जो प्रोटीन्स प्लाज्मा में 6 to 8% है उनमें 3 इंपॉर्टेंट मेजर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन। तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन, ये 3 प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेंगे और टोटल प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन प्लाज्मा में होता है वो 6 to 8% होता है यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो मैंने इसके सामने टी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स। तो ये यहां पर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपकी NCERT के अकॉर्डिंगली लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होता है आपके प्लाज्मा में। तो यहां पर लिखा हुआ है हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लेकिन एक्चुअली में लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे NCERT में ये लिखा हुआ है कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो बचा हुआ जो फ्लूइड होगा वो सीरम कहलाएगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body। तो बिल्कुल सही बात है। हमारी प्लाज्मा में लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी में बेसिकली ट्रांसमिट या ट्रांजिट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ताकि सेल्स इनको ऑब्टेन कर सकें और अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इनको यूटिलाइज कर सकें। तो अल्टीमेटली 4th नंबर का स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो है ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। तो TFTT, तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में TFTT दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वहां पर TFTT यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है जिसमें लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBCs आर लीस्ट अबंडेंट ऑफ सेल्स इन ब्लड। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उसमें से 99% ब्लड सेल्स क्या होती हैं, RBCs। आपके ब्लड में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम जनरली कह सकते हैं, जितना भी ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें से 99% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कंसिस्ट करती हैं केवल और केवल RBCs और उनका जो कॉम्पोजिशन है ब्लड में वो पर mm³ 5 to 5.5 मिलियन होता है और ये सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट में आपको दिया जा रहा है यानी कि द नंबर ऑफ RBCs इन एडल्ट पर mm³ 5 to 5.5 मिलियन यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, RBCs आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है, RBCs का फॉर्मेशन यहां तक कि ऑल ओवर जितनी भी ब्लड सेल्स है सभी का फॉर्मेशन एडल्ट की बॉडी में रेड बोन मैरो में होता है, जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है। RBCs आर एनन्यूक्लिएटेड
इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैं उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही है, तो मैं यहां पर भी करेक्ट लिख देता हूं। अब आपको क्वेश्चन में ये सिलेक्ट करना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आरबीसीज हमारे ब्लड में मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स हैं, जो 99% कंसिस्ट करती हैं ऑल ओवर द ब्लड सेल्स का। और पर MMQ आरबीसीज जो हैं वो 5 to 5.5 मिलियन आपको देखने को मिलेंगी किसी हेल्दी एडल्ट मैन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए ग्रान्युलोसाइट्स? इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो ए ग्रान्युलोसाइट सेल्स हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ल्यूकोसाइट्स को क्लासिफाइड करते हैं, ल्यूकोसाइट मतलब WBCs, तो जब भी हम ल्यूकोसाइट्स को क्लासिफाइड करते हैं तो हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, एक ग्रान्युलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रान्युलोसाइट्स। तो अगर आपको यह पता है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन सी सेल्स आती हैं, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ये तीनों की तीनों सेल्स जो हैं वो आपके ग्रैन्युलोसाइट्स में आती हैं, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जो सेल्स आती हैं वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अब बिल्कुल क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप समझ चुके हैं, वो लिम्फोसाइट होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो आपकी ए ग्रैन्युलोसाइट सेल्स हैं, जबकि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये ग्रैन्युलोसाइट्स में आती हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लिम्फोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी एडल्ट मैन, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति में सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे साइज की ल्यूकोसाइट्स या WBCs कौन सी होंगी? देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जितनी भी ल्यूकोसाइट्स हैं, लाइक मोनोसाइट्स, या फिर मैं बात करूं लिम्फोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स की, इओसिनोफिल्स की, बेसोफिल्स की, ये सभी जितनी भी ल्यूकोसाइट्स या WBCs हैं, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट WBC जो होती हैं वो आपको हमेशा याद रखना है, वो लिम्फोसाइट्स हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन डी। और आपको बता दूं कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी जो साइज है वो केवल 6 से 10 नैनोमीटर होती है डायमीटर में। अगर मैं बात करूं तो लिम्फोसाइट 6 to 10 नैनोमीटर डायमीटर में अगर देखें तो इनकी साइज होती है, और दे आर द स्मॉलेस्ट सेल। ये सबसे छोटी सेल्स हैं, जितनी भी हमारी WBCs उनमें सबसे छोटी सेल्स हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन के ब्लड में जितनी भी WBCs प्रेजेंट होती हैं, उन WBCs का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर जो है नीचे दिया जा रहा है, उसमें से करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर को आपको बताना है। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो भी WBCs होंगी वो पहले रखना है, उससे कम अमाउंट में जो भी WBCs हमारे ब्लड में होंगी उनको उनके बाद रखना है। यानी कि आपको घटते क्रम में ल्यूकोसाइट या WBCs का जो परसेंटेज प्रपोर्शन है ब्लड में, उसको अरेंज करना है। और इसके लिए मैंने आपको एक बहुत सुंदर ट्रिक दी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक, तो वहां पर मैंने आपको ब्लड पढ़ाते समय एक बहुत ही सुंदर ट्रिक दी थी, और उस ट्रिक से आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या थी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हमारी ट्रिक थी, नो लॉन्गर ईट, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। ठीक है ना? तो नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। तो नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, यहां पर आपको ये 5 जो शब्द हैं इनसे याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रपोजन परसेंटेज प्रपोजन होता है वो होता है आपका न्यूट्रोफिल का। लॉन्गर से आपको याद रखना है, इसके बाद होती हैं लिम्फोसाइट्स,
मंकी से आपको याद रखना है, इसके बाद होती हैं मोनोसाइट्स। ईट से आपको याद रखना है, इसके बाद एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। एंड बनाना के बी से आपको याद रखना है बेसोफाइल या बेसोफिल। तो ये यहां पर एक एग्जैक्ट ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होंगी न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल और उसके बाद क्या आएंगी बेसोफिल। आपको बता देता हूं अप्रॉक्सीमेट 60% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 55 से 60 लिखना पड़ेगा, 60 से 65 लिखना पड़ेगा, पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताऊं अगर आपको तो न्यूट्रोफिल 60% होती है ब्लड में, ये 30% अप्रॉक्सीमेट होती है। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 6% होती है। इओसिनोफिल्स की बात करें या इनको एसिडोफाइल्स भी कहते हैं, ये 3% होती है। और बेसोफाइल्स की बात करें तो ये ओनली 1% होती हैं। तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में पहले न्यूट्रोफिल आ रहा है, फिर लिम्फोसाइट आ रहा है, फिर मोनोसाइट आ रहा है, फिर उसके बाद एसिडोफाइल जो कि इओसिनोफिल का ही दूसरा नाम है, और उसके बाद बेसोफिल आ रहा है जो कि लास्ट में 1% है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट होता है और उस रोड एक्सीडेंट में जो पेशेंट होता है उसको अर्जेंटली ब्लड की जरूरत होती है, यानी कि उसको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी उसको ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाए। उस कंडीशन में एक उसका डॉक्टर फ्रेंड है जो उसे अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए ऑफर करता है, वो भी बिना ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी को चेक किए हुए। तो बताइए कि वो डॉक्टर डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो गया, उसको जरूरत है तुरंत ब्लड लेने की, और उसको ब्लड देने के लिए एक व्यक्ति जो डॉक्टर भी है, उसका फ्रेंड भी है और डॉक्टर भी है, जो उसे बिना ब्लड ग्रुप चेक किए ब्लड देना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर है तो वो सोच समझ के ब्लड दे रहा होगा, ऐसा मारने के लिए ब्लड नहीं देगा वो। तो उस कंडीशन में आपको बताना जो डॉक्टर डोनर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति बिना ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी को चेक किए अगर ब्लड दे रहा है और वो डॉक्टर भी है यानी समझदार है, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सल डोनर होगा। वो क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है ब्लड ग्रुपिंग में ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ऐसी कंडीशन में उस डॉक्टर फ्रेंड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, यानी कि यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि नीचे जो 4 अलग अलग ऑप्शंस में कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो चिल्ड्रंस में रिस्क फैक्टर को एक्वायर कर सकती है, जिसकी वजह से फीटस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी। तो यहां पर 4 कंडीशंस हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मदर अगर RH नेगेटिव हो और उसके यूट्रस में जो फीटस है अगर वो RH पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द पार्चुरेशन जब इस फीटस की डिलीवरी होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और पहले चिल्ड्रन या पहले बच्चे की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसका ब्लड क्योंकि मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, इस वजह से मदर जो होगी वो एंटी RH एंटीबॉडी अपनी बॉडी में डेवलप कर लेगी। और जब सेकेंड टाइम वो मदर प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी और उसमें अगर फीटस अगेन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखता है, तो ऐसी कंडीशंस में मदर के एंटी RH एंटीबॉडी फीटस की RBCs जो है उनको डिस्ट्रॉयड कर देंगे, और इस कंडीशन में फीटस की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना भी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि वो कंडीशन जिसमें कि रिस्क फैक्टर चिल्ड्रंस में एक्वायर हो सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, वो कंडीशन है मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होना चाहिए और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे लिखा हुआ है मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव। तब उस कंडीशन में फादर अगर RH पॉजिटिव होंगे तो जो फीटस है वो RH पॉजिटिव
की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और उस कंडीशन में आप देखेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, जो सॉल्यूशंस बताए, उनको आपने समझा होगा। आगे मैं और भी डीपीपीस आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।